Hello everyone. So in the previous video we have seen up to the flow chart of homeostatic system. Now we move on the mechanism of action of homeostatic system. So what is the mechanism of action of homeostatic system? So here it is. There are two effectors bring back the normalcy either by inhibiting and reversing the change, or second one is supporting and accelerating the change depending upon requirement. So what is this? सो हमारे पास दो तरह के एक्शन हैं होम्योस्टैटिक सिस्टम के मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने का। तो हम लोग जिस तरह कल हमने देखा कि फ़्लो चार्ट में कि इफ़ेक्टर वो नॉर्मलिसी को वापस लाता है, फिर वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में अपना होम्योस्टैटिक बनाए रखता है। तो इसका दो वे है, वो नॉर्मलिसी इनहिबिट करके ला सकता है, जैसे कि मैं चेंज नहीं चाहता हूँ, मुझे वापस नॉर्मलिसी लाने दो। और कुछ होता है कि मुझे चेंज चाहिए और वो एक्सेलरेट करता है, सपोर्ट करता है वो सिस्टम को, जो भी उसमें डेविएशन आता है उसको सपोर्ट करके ये दो तरह से वो अपने मैकेनिज़्म को मेंटेन करता है। नाउ वी मूव ऑन दैट होम्योस्टैटिक mechanism function by two type of feedback system. So what are the two type of feedback system? First one is negative feedback system and second one is positive feedback system. Okay, there are two type. So homeostatic control mechanism is two type, और होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज़्म भी दो तरह के होते हैं। एक फीडबैक मैकेनिज़्म होता है और एक फीड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म होता है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है और फीड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म क्या होता है। हम लोग आगे एग्जांपल्स भी लेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। तो ये होता है क्या, इन दिस इफेक्ट और आउटपुट एन एक्शन इज रिटर्न फीडबैक टू मॉडिफाई द एक्शन। तो ये फीडबैक सिस्टम में हम लोग मॉडिफाई करते हैं एक्शन। इन दिस आउटपुट एंड एक्शन इज रिटर्न टू मॉडिफाई द एक्शन। ठीक है, इन दिस चेंज एक्चुअली ऑकर, मतलब इस सिस्टम में चेंज जो होता है वो सच में होता है, इट एक्चुअली ऑकर्स। तो इसके भी टाइप्स हैं, मतलब फीडबैक मैकेनिज़्म के अंदर नेगेटिव फीडबैक, फर्स्ट वन इज नेगेटिव फीडबैक, उसके अंदर के टाइप हैं। तो व्हेन द इफेक्टर अपोज द स्टिमुलस एंड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। तो जब इफेक्टर जो होता है वो स्टिमुलस जो भी आता है उसको अपोज करता है या फिर रिवर्स करना चाहता है वो स्टिमुलस को, कि हम वो चीज़ नहीं चाहते, आप उसको रिवर्स करिए, हमको वो नहीं चाहिए, तो इन द डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अपोजिट देता है। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग सिक्रीशन हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल लेके, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो कंट्रोल सेंटर एक्ट अपोजिट एंड एरर इज मिनिमाइज। तो वही कंट्रोल सेंटर जस्ट अपोजिट एक्ट करता है। स्टिमुलस मेरे पास आया लेकिन हम उसके अपोजिट एक्ट करेंगे, तो और इसी वजह से अगर हम अपोजिट एक्ट करेंगे तो एरर जो होगा कम से कम होगा, तो एरर इज मिनिमाइज। मोस्ट सिस्टम सपोर्टिंग होम्योस्टेसिस ऑपरेटेड इज नेगेटिव फीडबैक। तो ये कह रहा है कि जितने भी सिस्टम्स है जो होम्योस्टेसिस को करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो नेगेटिव फीडबैक पे बेस्ड है, ना कि पॉजिटिव फीडबैक पे। तो ये याद रखिएगा कि वो नेगेटिव फीडबैक पे बेस्ड है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, so here is your example. The first example is thyroid stimulating hormone secretion and regulation of secretion of other hormones. ठीक है, तो see here, this is the flow chart. Let see it. First of all, in the body the level of thyroxine is normal. Suppose that the level of thyroxine is increased, so उसको अपोजिट एक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ थायरॉक्सिन सिक्रेशन करना है, तो क्या करेगा, पिट्यूटरी ब्रेन में सिग्नल देगा थायरॉयड, तो पिट्यूटरी क्या करेगा, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ गया है, तो उसका जस्ट नेगेटिव, मतलब वो जस्ट अपोज करेगा, स्टिमुलस जो चाहता है उसको अपोज करेगा, तो वो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज करेगा।
सिक्रीशन को डिक्रीज़ करेगा। वो डिक्रीज़ होने के कारण आपके बॉडी में थायरॉक्सिन लेवल डिक्रीज़ करेगा, और डिक्रीज़ करने के कारण जो इंक्रीज़ थायरॉक्सिन बढ़ गया था उसको डिक्रीज़ होगा, तो डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। तो जैसे डिक्रीज़ होगा तो नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन हो जाएगा। ओके, अब सपोज़ करो कि अब वो डिक्रीज़ हो गया है, थायरॉक्सिन लेवल बॉडी में डिक्रीज़ हो गया है, तो अब ब्रेन में क्या पिट्यूटरी जाएगा और वो एक्ट करेगा, वो बोलेगा थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ाना है, क्योंकि हमारे बॉडी में वो डिक्रीज़ है, अपोजिट एक्ट करना है। तो थायरॉक्सिन लेवल इंक्रीज़ करेगा, जैसे इंक्रीज़ करेगा इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। तो जो डिक्रीज़ हुआ था वो मेंटेन हो जाएगा, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन हम लोग पाएंगे। ओके, तो यही फ्लो चार्ट है जिससे वो एक्ट करता है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वाटर बैलेंस इन बॉडी। तो वाटर बैलेंस इन बॉडी, इसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? ADH। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADH? एंटी डायरियोटिक हार्मोन। तो एंटी डायरियोटिक हार्मोन यहाँ पे प्ले करता है। आइदर एंटी डायरियोटिक हार्मोन क्या बोलते हैं, घट जाएगा, या घट जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन घट जाएगा, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाटर लेवल का घट जाएगा, जिसकी वजह से वाटर अगर बढ़ा हुआ है तो कम हो जाएगा। वैसे सब उसका अपोजिट कर लीजिए, अगर वाटर लेवल कम है तो ADH बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का पावर क्या बोलते हैं वो कम हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से वो मेंटेन कर देगा। आप हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक, उसका सेकेंड टाइप। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? व्हेन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इंक्रीज द ओरिजिनल स्टिमुलस कॉल पॉजिटिव फीडबैक। तो इसका मतलब क्या है, जब स्टिमुलस कुछ भी आएगा, कुछ भी ओरिजिनल जो स्टिमुलस रहता है उसको हम भी चाहते हैं उसका साथ दे, अपोज नहीं करे, साथ दे, तो वो ओरिजिनल स्टिमुलस को भी बढ़ाएगा, तो ये पॉजिटिव फीडबैक में आएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक को हम लोग विस्कस साइकिल भी बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको विस्कस साइकिल क्यों बोलते हैं। एंड इज़ लेस कॉमन देन नेगेटिव फीडबैक। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, जैसे कि अगर नेगेटिव फीडबैक को देखा जाए तो इस हिसाब से पॉजिटिव फीडबैक बहुत लेस कॉमन होता है, बट हैज़ ओन सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई रोल ही नहीं है, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका भी अपने जगह पे रोल है, तभी तो है, नहीं तो वो रहता ही नहीं। तो पॉजिटिव फीडबैक भी प्ले करता है एक रोल अपने जगह पे, लेकिन होता नहीं है वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो उससे कम, तो वैसे ही है, लेस कॉमन देन नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली, mainly it is part of a big negative feedback system। तो ये जो होता है ना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ये सेपरेटली तो एक्ट मतलब नहीं होता, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक इट एग्जिस्ट। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? ब्लड क्लॉटिंग, मिल्क इरेक्शन, रिफ्लैक्स, पार्चुरेशन। तो इसमें कौन कौन से एक्ट करते हैं? देखिए, आप लोग जो जानते हैं ब्लड क्लॉट जब हो जाता है हमारे बॉडी में, अगर कट या वाउंड कुछ भी हो जाता है तो मतलब वो कवर कर लेता है उसको, और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसका एक मैकेनिज्म होता है। पहले प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव स्टेट में होता है उसको एक एंजाइम आके एक्टिवेट करता है, फिर वो थ्रोम्बिन में बन जाता है। फाइब्रोनोजिन रहता है जिसमें भी जेन या फिर क्या बोलते हैं थ्रोम्बिन, मतलब वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है। प्रो अगर लगा हुआ रहेगा तो वो इनएक्टिव है, इंडिकेट करता है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चल के जब ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, और मिल्क इरेक्शन रिफ्लेक्स में हम लोग पढ़े प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है, ऑक्सीटेशन का लेवल को बढ़ाना है, तो ये पॉजिटिव एक्ट करेगा, पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है। पार्चुरेशन में तो ऑक्सीटोसिन, मतलब पार्चुरेशन जब होता है बेबी के डिलीवरी के टाइम, तो ऑक्सीटोसिन को बहुत रिलीज होता है वो हमारे बॉडी में, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। सो नाउ सेकेंड, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म। सो हियर anticipate the change or deviation that may occur in a later stage and take appropriate control action to avoid the disturbance। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये क्या करता है,
बिफोर चेंज मतलब चेंज होने जैसे होता है ना, चेंज होने के बाद हम उसको नॉर्मलिसी में ला रहे हैं, लेकिन ये चेंज होने से पहले ही एक्ट कर जाता है कि हम मेरे को कुछ हो ना, मैं पहले ही अपने आप को उस तरह से मेंटेन कर लेता हूँ। तो वही एंटिसिपेट द चेंज और डेविएशन। तो बिफोर चेंज पहले ही अपने आप को डेविएट या चेंज कर लेता है। दैट मे ऑकर इन लेटर स्टेज एंड टेक अप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन टू अवॉइड असिस्ट। तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहता है कि हम फिर से वो उसको ठीक करेंगे, तो ये पहले ही एक्ट कर लेता है अपने आप को और मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल देखने से आपको और जल्दी वो समझ में आएगा। The first example is secretion of gastric juice along with salivary secretion even before entrance of food in mouth। तो हमारे सामने कुछ टेस्टी फूड वगैरह रखा हुआ है, तो हमारे बॉडी में पहले से ही हो जाता है ना गैस्ट्रिक जूस, वो सिक्रीट होने लगता है कि हाँ मुंह में पानी आने लगता है कि हाँ कि अरे वो टेस्टी है। तो वो पहले ही एक्ट कर जाता है, मतलब बाद में एक्ट करने से अच्छा है कि वो फीड फॉरवर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एलएच प्रायर टू ओवुलेशन। तो ओवुलेशन होने से पहले ही एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डे इज़ होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस नहीं है, कि फेलियर ऑफ बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हमारा बॉडी असक्षम होता है, फेलियर हो जाता है। ओके, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिजीज़। तो ये जब होता है होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस, जब बॉडी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं मेंटेन कर पाता है, तो इसी समय होता है डिसऑर्डर और डिजीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से ही उत्पत्ति हो जाती है उसकी। कॉमन कॉजेज़ क्या है? एजिंग के कारण हो सकता है, स्लीपलेसनेस के कारण है, स्ट्रेस है जो कि बहुत कॉमन अभी चल रहा है, हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। ये सारे कुछ कॉमन कॉजेस है होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस के। और कॉमन कॉन्सिस्टेंस क्या है? फर्स्ट वन इज एसिडोसिस, एसिड लेवल का बढ़ जाना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होनी बॉडी में, हाइपर एंड हाइपोग्लाइसेमिया, यहाँ पे दोनों लिखा है, या तो शुगर लेवल बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। और द लास्ट वन इज़ हाइपरटेंशन। और भी बहुत कुछ है। हाइपरटेंशन तो आप लोग सब जानते हो कि हमारा बीपी बढ़ जाना बहुत ज़्यादा, तो ये हाइपरटेंशन में रिजल्ट करता है। ओके, टिल हियर, थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, थैंक यू।